हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आप सभी के अपने प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेस के माध्यम से सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो अब मेरे रसगुल्लो हो गया आपका अभिनंदन। आइए चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कल, वृत्त पढ़ रहे हैं, वृत्त जिसे कहते हैं। तो वृत्त में आज हम 10.1 स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली 10.1। और हमने इसके पहले, ठीक है ना, वृत्त के अंतर्गत हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम कुछ आपको बताए और कुछ शेष रह गया है, वो भी हम ख़त्म कर देंगे लेकिन इस प्रश्नावली के बाद। और मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था कि थ्योरम मैं बहुत आसान बनाऊंगा, और कुछ आप लोग ऐसा फील भी कर रहे होंगे कि वास्तव में थ्योरम तो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से मिल गया है, जो कि शायद कोई बताएगा या किसी बुक में होगा, क्योंकि ये किसी बुक की लैंग्वेज नहीं थी, मेरी खुद की अपनी लैंग्वेज थी और मैंने उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से प्रूव किया और बच्चों को आसान बनाने के लिए। क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो ऐसा लगता था कि यार ये सब तो बहुत डिफ़िकल्ट है, तो वो प्रॉब्लम, वो फीलिंग आपकी समझते हुए मैंने इस चीज़ का सलूशन खुद किया और विगत वर्षों से मैं वही चीज़ अपना स्टेटमेंट देता हुआ चला, सबसे भिन्न रहता है। आइए चलते हैं बिना समय गंवाए हुए। हमारे पास 10.1 में दो ये सवाल है जो कि 10 मिनट का समय है, सब अभी ख़त्म हो जाएगा। खाली स्थान भरिए। वृत्त का केंद्र वृत्त के ... में स्थित है। सबको पता है वृत्त क्या होता है। जब आप लोग वृत्त खींचते हैं भैया, ठीक है ना, मेरे पास यहाँ प्रकार तो है नहीं, तो जब कभी भी आप वृत्त खींचते हैं तो आप क्या करते हैं, प्रकार को एक जगह नोक को फिक्स कर लेते हैं और उसके चारों तरफ घुमा देते हैं, तो एक जो आकृति बनती है उस आकृति को ही वृत्त कहते हैं। तो देखिएगा, ये अंदर का भाग है, ये सब वृत्त के अंदर है और ये वृत्त के कहाँ है, बाहर। तो इसी को बाहर को हम बहिर्भाग कहते हैं, ठीक है ना, और अंदर को अभ्यंतर कहते हैं। पर्यायवाची है, अंदर का पर्यायवाची अभ्यंतर, बाहर का क्या है, बहिर्भाग है। अब ध्यान दीजिएगा, जो केंद्र है वो केंद्र कहाँ होता है, वृत्त के अंदर। अंदर का मतलब क्या होता है, अभ्यंतर। तो वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर, अभ्यंतर। इतना बात हो गया, अभ्यंतर में स्थित होता है या स्थित है। इसके बाद एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वृत्त के में स्थित होता है, बहिर्भाग में कि अभ्यंतर। तो आइए चलते हैं। जैसा कि सबको पता होगा कि ये परिधि है, ये क्या है, परिधि, और ये है केंद्र। अगर हम परिधि पर कोई एक बिंदु ले लें और उस बिंदु को केंद्र से मिला दें, जो रेखा बनेगी इसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए, एक वृत्त की कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं, अनंत, और सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, मतलब जितने भी होंगे सब 2 सेंटीमीटर। लेकिन कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से जो दूरी है वो त्रिज्या से अधिक हो। अगर त्रिज्या से अधिक होगी, अब देखिए, अगर अंदर होगा तो त्रिज्या से कम होगा। भैया यहाँ मान लेते हैं अगर अंदर है, तो अब ये चीज़ अगर करेंगे तो त्रिज्या से ये कम है। लेकिन अगर यहाँ कर ले, यहाँ कर ले, कहीं यहाँ कर ले, तो कहीं ना कहीं अगर केंद्र को मिलाएंगे तब वो जा कर के त्रिज्या से बड़ी बनेगी। तो कोई बिंदु अगर किसी बिंदु को केंद्र से मिला दे, अगर त्रिज्या से बड़ी होती है तो कहीं ना कहीं वो बिंदु उस वृत्त के बाहर स्थित होगा, मतलब बहिर्भाग में होगा। तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो होगा बहिर्भाग। समझते हुए चलिएगा, एग्जाम्पल हम आप लोगों को देते हुए चल रहे हैं। ये बात समझ में आ रही ना। एक बिंदु, एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं भैया ये वृत्त है, दिखाई दे रहा ना, ये वृत्त है और ये केंद्र है। अच्छा, ये क्या है, त्रिज्या है। इसे नाम दे दे, मान लेते हैं AO। अब इसे नाम दे दे, मान लेते हैं OB। तो ये बताओ OA बड़ा होगा किसकी तुलना में, OB। जब ऐसा सिचुएशन होगा
तो वो पॉइंट उस वृत्त के अंदर होगा, अंदर का मतलब अभ्यंतर में होगा। लेकिन अगर यही पॉइंट यहाँ कहीं कर दें, मतलब कहीं भी कर दें, आप यहाँ भी मान लीजिए, मतलब वो त्रिज्या से बड़ी होनी चाहिए। तो अब की बार इसका मुख इधर हो गया, OA इज ग्रेटर देन OB, मतलब त्रिज्या से बड़ी है। तो अगर ये बिंदु अगर त्रिज्या से बड़ी है तो जाहिर सी बात है वो बिंदु उस वृत्त के कहीं ना कहीं बाहर स्थित होगा। बाहर का मतलब हो गया बहिर्भाग में। तो ये चीज हो गया, समझ में आ गया होगा। तीसरा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का होता है। तो हम आपको जब इंट्रोड्यूस करा रहे थे सर्कल से, तो कहीं ना कहीं जीवा व्यास के बारे में हम बात किए थे। देखिए, कारा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वह उसका व्यास कहलाता है। और व्यास तब होता है जब वो जीवा केंद्र से होकर गुजरता है। मान लीजिएगा यही अगर देखा जाए, मान लीजिए ये आपका AB था, अब जो है ये A' B' हो गया, तो कहीं ना कहीं ये अगर जीवा है तो ये भी जीवा है, लेकिन ये सबसे बड़ी जीवा है। और सबसे बड़ी जीवा को हम एक नया नाम देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो यहाँ से इसका हो जाएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होता है, वृत्त का व्यास होता है। इतनी बात समझ में आ गया होगा। पांचवा चौथा पॉइंट है, एक चाप होता है जब इसके एक सिरे जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। देखिए, चाप क्या करता है, वृत्त को दो भागों में बांटता है। चाप वृत्त के दो भागों में बांटता है। लेकिन अब की जो ध्यान दीजिएगा, ये तो व्यास हो गया, ये सपोज करिए व्यास हो गया, AB व्यास हो गया। अब कह रहा है कि एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। तो देखिए, इस चाप के जो सिरे हैं, इस चाप के जो सिरे हैं, चाहे इधर से ले जाइए और चाहे आप इधर से ले जाइए, बात तो इक्वल है। तो उस सिचुएशंस में एक चाप अर्धवृत्त होता है। क्या होता है, अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। मान लीजिए ये व्यास ना होकर इसका सिरा हो, कुछ ऐसा हो, तो उस सिचुएशंस में ये हमारे दो खंडों में होगा। इसे लघु चाप कहेंगे और इसे दीर्घ चाप कहेंगे। लेकिन इसके जो सिरे हों, अगर कहीं व्यास के सिरे बन जाए तो उस सिचुएशंस में आपका बनेगा क्या, आपका बनेगा एक अर्धवृत्त बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक अर्धवृत्त बन जाएगा। इतनी बात हो गई। पांचवा क्या कह रहा है कि वृत्तखंड एक चाप तथा के बीच का भाग होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर देखा जाए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है, वृत्तखंड एक चाप तथा के बीच का भाग होता है। देखिए, वृत्तखंड के लिए कौन रोल अदा करता है, उसका जीवा करता है। क्या करता है, जीवा। जैसे मान लीजिए ये आपके AB एक जीवा है, तो इतने वाले भाग को हम लोग क्या नाम देते हैं, लघु वृत्तखंड। और इस वाले भाग को क्या नाम देते हैं भैया, इस वाले को नाम देते हैं दीर्घ वृत्तखंड। अब जैसा कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा वृत्तखंड एक चाप तथा, इसे हम चाप का भी नाम दे सकते हैं। अगर देखा जाए ऐसा अगर है तो दो चापों में कन्वर्ट होता है, लघु और दीर्घ। लेकिन अगर वृत्तखंड के बारे में बात करें तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये जीवा AB। तो यहां से इसको कह सकते हैं वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का क्या होता है, भाग होता है। अगला कह रहा है एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे कितने भागों में बांटता है, 3 भागों में बांटता है, अंदर, बाहर और बीच वाला भाग। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हो गया। अगला आता है कथन,
सत्य है कि असत्य, हमें बताना है कारण सहित, वो भी स्पष्ट करना है। आइए चलते हैं। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। कारण केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो चाहे वृत्त पर लिखें और चाहे परिधि पर लिखें, बात तो इक्वल है, बात सही है। कोई पूछे त्रिज्या क्या होता है, तो आप कह सकते हैं परिधि से केंद्र तक की बीच की दूरी त्रिज्या होती है। दूसरे भाषा में कि वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है, कहाँ से, उसके केंद्र से, तो वही रेखाखंड क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। इतनी बात हो गई। इसके बाद दूसरा कह रहा है, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। गलत है। परिमित जीवाएं तो होती हैं, लेकिन उनकी लंबाई कैसी होती हैं, असमान होती हैं। अगर हम फिगर के माध्यम से समझना चाहें तो आइए समझ लेते हैं। ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा। जितना खींच पाइए खींचिए। आप देख रहे हैं कि सबकी लंबाइयां अलग अलग हैं। तो लेकिन इसमें क्या कह रहा है, इसमें यह कह रहा है एक वृत्त में समान लंबाई नहीं। अगर ऐसा होता एक वृत्त में असमान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं तो दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। बट यहाँ इक्वल लेंथ नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, असमान होगा। तो अगर असमान होता तो सही होता, लेकिन समान है, इसलिए कथन क्या होगा, ये वाला कथन हमारा असत्य होगा। असत्य नहीं लिखना आपको, ट्रू फॉल्स का सिंबल नहीं लगाना है, लेकिन हम लगा दे रहे हैं यहाँ। यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। गलत। यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो कैसे भैया प्रत्येक भाग दीर्घ होगा। गलत है। अगला क्या कह रहा है, कह रहा वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो वृत्त का व्यास है। सही है, ये चीज सही है। वृत्त की एक जीवा ही व्यास होता है, लेकिन वो जीवा सबसे बड़ा होता है तब व्यास होता है। जिसकी लंबाई त्रिज्या से आधी हो, त्रिज्या से दुगनी हो, तो त्रिज्या से दुगनी होगा तो वही क्या कहलाता है, व्यास। ये चीज सबको पता होना चाहिए। देखिए ये केंद्र है, ये त्रिज्या है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, तो पूरा कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो कहीं ना कहीं त्रिज्या हमारा व्यास का आधा है, ठीक है ना, या त्रिज्या से दुगनी वृत्त का व्यास होता है। अगला कह रहा त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। त्रिज्यखंड जो है यहाँ अगर वृत्तखंड होता तो कथन सत्य होता, अदरवाइज ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। वृत्त एक समतल आकृति है। सही है। जो हमारा सर्कल होता है वो एक 2D होता है। अगर देखा जाए तो बोर्ड भी एक समतल है, और इस बोर्ड में हम एक वृत्त को ड्रा कर सकते हैं बड़े अच्छे से। जो फिगर 2D होगा या 1D होगा, ठीक है ना, वो एक समतल हो सकता है। जैसे सॉरी, यहाँ से क्या करा, वृत्त एक समतल आकृति है, तो वृत्त समतल, समतल का मतलब एक प्लेन होगा, और प्लेन हमारा 2D होता है। तो इस प्रकार से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को पूरी बातें समझ में आई होंगी। अगला जो वीडियो होगा मेरा वो अगले प्रश्नावली के लिए होगा। तब तक के लिए सभी छात्रों से नमस्कार।